हमारे बीच मुख्य अतिथि विराजमान हैं श्रीमान मुरारी लाल अग्रवाल जी, माननीय जिला संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला कांसाबेल, और संरक्षक भी हैं सरस्वती शिशु मंदिर पत्थलगांव के। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अत्यंत हर्ष का विषय है, हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच श्रीमान कमलेश चंद्रा जी, जिला प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांसाबेल उपस्थित हैं और साथ में विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री वेदानंद आर्य जी मौजूद हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और इस संस्था के प्राचार्य श्री संतोष पाढ़ी जी उपस्थित हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम जिनकी देखरेख में आयोजित होना है, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के साथ साथ बीआरसी महोदय श्री जगन्नाथ पाढ़ी जी उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे दोनों अतिथियों के स्वागत के लिए मैं माननीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। अतिथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि गौ विज्ञान परीक्षा हमारे प्रत्येक संस्था में, चाहे वो शासकीय हो अथवा अशासकीय हो, सभी संस्थाओं में आयोजित की गई थी संस्था स्तर पे। और उन संस्थाओं से जो उत्कृष्ट 3 विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जिला स्तरीय गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित होना है और ये सभी हमारे विकासखंड से विभिन्न संस्थाओं से उत्कृष्ट टॉप 3 बच्चे उपस्थित हुए हैं गौ विज्ञान परीक्षा, जिला स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी जिला स्तरीय परीक्षा में टॉप 3 जो चयनित होंगे, उत्कृष्ट 3 विद्यार्थी राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए चयनित होंगे और राज्य स्तरीय परीक्षा में अगर वो प्रथम 3 स्थान पे आते हैं तो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार योजना गौ सेवा समिति के द्वारा तय की गई है। जिला स्तरीय परीक्षा में भी अगर ये 8 विकास खंडों में ये आयोजित हो रही है ये परीक्षा, उसमें टॉप 3 बच्चों को भी पुरस्कार की योजना की गई है। महोदय, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं संक्षेप में और ये भी बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावकों में गौ सेवा की भावना जागृत करना, गाय की महत्ता को बताना और हमारी पुरातन संस्कृति को जीवित रखना, इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं हमारे अतिथि महोदय और आज के मुख्य वक्ता भी हैं, मैं चाहूँगा कि श्रीमान कमलेश चंद्रा जी गौ विज्ञान परीक्षा और गौ सेवा के संबंध में हम सबको आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहेंगे। गौ विज्ञान परीक्षा के में उपस्थित शिक्षा अधिकारी जी, अपने बीआरसी जी, इस विद्यालय के प्राचार्य जी और इस विद्यालय के संरक्षक मुरारी भैया जी, माननीय जिला संघ चालक, उपस्थित प्रधानाचार्य जी, सभी उपस्थित पालकगण, सभी विद्यार्थी, यह परीक्षा हम सबके जीवन के लिए एक अमूल्य है। पिछले शासनकाल में हम सब ने देखा है कि गौ को पालने के लिए, बढ़ाने के लिए और संरक्षित करने के लिए एक अलग अलग प्रकार से गौठान योजना लाई।
काफ़ी जगहों में गौठान योजना के तहत गौठान बना भी, लेकिन योजना कुछ ऐसा भी रहता है कि बनता है और वो फैल भी हो जाता है। आज गौठान बनी है, कुछ हद तक जहाँ जहाँ है चल रहा है, जहाँ संचालन अच्छी है वहाँ, उसी को आगे बढ़ाने के लिए और गौ माता की महत्ता को बताने के लिए ये गौ विज्ञान पेपर परीक्षा आयोजित पूरे राज्य में हो रहा है, जिसकी आज परीक्षा है। गौ माता की महिमा तो हम सब लोग जानते हैं, उनकी महत्ता को सब लोग जानते हैं। हम जितना भी बोले गौ माता के बारे में कम है। हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि गौ के बिना तो कोई एक हिंदू रीति रिवाज पूजा पाठ कोई होता ही नहीं है। छोटे से छोटे पूजा भी करेंगे तो गौ माता का या तो दूध लगेगा, दही लगेगा, घी लगेगा, गोबर लगेगा। ऐसे किसी न किसी प्रकार से उस पूजा में गौ माता का जो मिलने वाली वस्तु है वो हिंदू धर्म के पूजा पाठ में लगता ही है। हम सभी को ज्ञात होगा, समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से हमको गौ माता कामधेनु के रूप में हमको प्राप्त हुआ, और उस कामधेनु माता को समाज कल्याण के लिए, समाज को देने के लिए, समाज कल्याण के लिए साधु संतों को दे दिया गया। और वह आज भी गौ माता हम सबके घर में विराजमान हैं, और सबके घर में विराजमान होने के कारण हम सबको गौ माता के महत्व के बारे में भी हम जानते हैं। आज पेपर है, उनके बारे में भी पढ़े भी होंगे। लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या हम सिर्फ उसको पढ़ लेंगे और परीक्षा पास कर लेंगे, यही उद्देश्य है क्या? हमारे जीवन में गौ माता की महत्व को समझ करके उसके अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना है। गौ पालन हम करेंगे, इसके लिए यह परीक्षा आयोजित है। गौ माता से प्राप्त हर प्रकार की वस्तु हमारे जीवन में काम आने लायक है। गौ विज्ञान पेपर परीक्षा हम आज लिख रहे हैं। विज्ञान अर्थात क्या? तो गौ माता के वैज्ञानिक कारण को उसमें बताया जाता है। उसी कुछ कारण ऐसे हैं, जैसे हम घी से यज्ञ करते हैं। घी से यज्ञ करते हैं तो क्यों करते हैं? तो उसमें हम जब स्वाहा बोलते हैं और जब अग्नि से जो ज्वाला पैदा होती है, उससे जो धुआं उठता है, वह हमारे आसपास के वायु को शुद्ध करता है। अगर हम देसी गाय के घी से यज्ञ करते हैं तो पूरा वातावरण में जो वायु रहता है वह शुद्ध हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक कारण। जब हवन करते हैं और जो राग उसमें जो बच जाता है अंतिम में, उसको भी उसमें से भी वायु उत्पन्न होती है। ऐसा एक वैज्ञानिक कारण। अलग अलग कारण गौ माता से जो वस्तु प्राप्त होता है उसमें है। दही भी लगता है। क्या बनाते हैं? पंचामृत बनाते हैं। कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, ये 3 प्रकार की वस्तु उस पंचामृत में डलता है। उसी से फिर हम जिस भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं उसको स्नान कराते हैं पंचामृत से। पंचगव्य बनता है। पंचगव्य भी हमारे पूजा पाठ में काम आता है। कुछ लोग उससे जो बीमार रहते हैं, मरीज रहते हैं, उनसे उनको नहलाते भी हैं। ऐसा पंचगव्य का एक अलग महत्व है। गोबर का अनेक प्रकार का वैज्ञानिक कारण है। हम सबको ध्यान में होगा गोबर क्या है। गोबर को हम सिर्फ सामान्य मान लेते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण बहुत है। गोबर हम सब जानते हैं, हमारे घरों में या कार्यक्रम होता है या फिर अपने गांव में कार्यक्रम होता है, कोई भी धार्मिक कार्य, तो गोबर से पूरा आसपास की लिपाई किया जाता है। क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी का वास होता है, कीटाणु को दूर करता है। हाँ, और पर्यावरण को साफ रखता है। और ऐसे बहुत से वैज्ञानिक कारण उसमें है। लक्ष्मी जी का वास होता है, ये धर्म के विषय में हो गया। लेकिन वैज्ञानिक कारण क्या है? जब हम गोबर से लिपाई करते हैं तो वहाँ का वातावरण वायु शुद्ध रहता है। पूजा पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार के लोग वहाँ आकर के बैठते हैं, वायु दाब बढ़ता है। लेकिन जब वहाँ गोबर से लिपाई रहता है तो वायु उत्पन्न होते रहता है। साधु संत लोग अपने शरीर में अधिक लोग क्या लगाते हैं? क्या को लगाए रहते हैं? राख को लगाए रहते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो वायु दाब बढ़ता है। तो वायु दाब जब हम बढ़ता है तो अंग में अपन क्या लगाए रहते हैं? शरीर में
राख लगाए रहते हैं, उस राख से उनका जो वायु का दाब है वो कम नहीं होता, वायु निकलते रहता है राख से। इसका वैज्ञानिक कारण जब हम अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया, पहले भी था लेकिन अभी उसमें पुनरावृत्ति होकर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर, जब शुद्ध गोबर गाय माता जब देती है तो उसका वायु का जो कितना रहता है 26% वायु, ऐसा उसका एक। और उसके बाद जब गोबर सूखता है, सूखने के बाद उसका वायु बढ़ जाता है, सूखने के बाद में तो उसका हो जाता है 29%। सूखने के बाद में जब वो राख बनता है, जला लेते हैं तो उसका वायु हो जाता है 38%। 38% के बाद में जब वो उसको जला लेते हैं, जलाने के बाद में जब वो राख बन जाता है तो उसका आ जाता है 48%। ऐसा एक उसका वैज्ञानिक कारण है, वायु उसमें बढ़ जाता है। हम सब लोगों को ध्यान में होगा, हमारे गांव घर में बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उसको वैद्य के पास ले जा करके फूंका जाता था, ध्यान में है क्या? फूंकते हैं वैद्य के पास ले जा करके, वैद्य उनसे मंत्र पढ़ करके राख से फूंक मारते थे, फूंकते थे। क्यों? क्योंकि इस राख में जो वायु है और जो फूंकते हैं तो वायु उसमें जाता है, राख जाता है उनके शरीर में, तो शरीर का वायु दाब, जो वायु की कमी रहती है शरीर में वो बढ़ता है। धीरे धीरे वो बच्चा 2, 3, 4, 5 बार ऐसे फूंका जाता है तो वो ठीक होता है। पहले हम देखते हैं गांव में, मैं खुद देखा हूँ, पहले राख को लोग जैसे अभी गुड़ाखू घसते हैं ना, मंजन वगैरह, वैसी राख को घसाई किया जाता था दांत से। क्यों? क्योंकि शरीर का वायु दाब बढ़ता था। और बच्चों को राख भी खिला देते थे, पहले बड़े लोग भी राख खा लेते थे। क्यों? क्योंकि जब वो राख अंदर जाता था तो शरीर का वायु दाब, वायु उसमें बढ़ता था। और वैज्ञानिक कारण इसको डॉक्टरों ने सिद्ध कर लिया है। क्या है? जैसे कुछ लोग पॉइज़न ले लेते हैं, पॉइज़न के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती कर लेते हैं, और भर्ती करने के बाद बहुत कम चांस रहता है ऐसे लोगों को बचने का, नाक में सीधा ऑक्सीजन लगा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर लोग बोल देते हैं हम बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर लोग रहते हैं जो रिसर्च कर लिए रहते हैं, वो कहते हैं कि गोबर, शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर को पानी में घोलिए, और पानी में घोल करके उसको पिलाया जाता था, पाइप डाल के अंदर भेजा जाता था पेट में। जब पेट में भेजते थे तो वहाँ वायु दाब ऐसा बढ़ता था कि जितना भी पॉइज़न वो लिया रहता था सब पॉइज़न एकदम बाहर हो जाता था, उल्टी हो जाता था उनको। और शरीर में जब उनका वायु बढ़ जाता था तो फिर धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता था। ऐसे अनेक प्रकार के गोबर का वैज्ञानिक कारण है। हम सब ने सुना होगा, भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, वहाँ के उसमें गैस लीक हो गया था। लोगों के शरीर में घाव पूरा गैस के कारण, भागते थे वहाँ से लोग। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ कुछ रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, वहाँ गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वहाँ प्रभाव ऐसा क्यों नहीं पड़ा। तो रिसर्च में पाया गया कि वहाँ झोपड़ियों में गोबर से लिपाई होता था, गोबर से लिपाई होने के कारण वहाँ पर उस गैस का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे प्रकार के अनेक कारण हैं। गौ माता की जो गोबर है, एक धर्म के बारे में जाएं तो हम सब लोगों ने गोरखनाथ के बारे में सुना होगा, कथा में आता है। एक कथा मैं सुन रहा था, उसमें आ गया, इसका प्रसंग आया था। एक बाबा कहते हैं कि एक मच्छिंद बाबा थे, एक घर में गए भिक्षा मांगते हुए। माता बहुत दुखी थी, दुखी होने के कारण बाबा ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप इतना दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, मेरे पास अपार धन संपदा है, संपत्ति है, लेकिन उनको खाने वाला कोई नहीं है, मेरे बाल गोपाल कोई नहीं है। बाबा ने अपनी झोली से राख निकाला, और राख निकालने के बाद उनको दे देते हैं, 9 महीना के बाद में आपका एक बालक होगा। लेकिन माता राम विधवा थी, इसलिए उसको खा नहीं सकती थी। उसको क्या किए, गोबर के अंदर में रख दिए, गौ माता के गोबर में, और उसको एक जगह पर स्थापित कर दिए, क्योंकि वो प्रसाद था, उसको फेंक नहीं सकते थे। बाबा 13 साल के बाद वहाँ फिर जाते थे। उनको ध्यान में आया कि मैं तो यहाँ 13 साल पहले आया था, यहाँ तो मैंने यहाँ भभूति दिया था, बालक हो गया होगा। तो ऐसा करके उन्होंने विचार किया। माता जी फिर बाहर आई, और माता जी फिर वैसे ही दुखी, इतना धन सब पता है, खाने वाले कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा, मैंने तो आपको भभूति दिया था, क्या खाए नहीं उसको?
बालक कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि मैं विधवा हूँ, उसको खा नहीं सकता। तो कहाँ की है भभूति को? तो गाय के गोबर में रख डाल करके मैं उनको एक जगह स्थापित कर दिया। तो बोले कि गोबर को लाइए। गोबर को ला करके पूरा 13 साल का गोबर सूख गया था पूरा, उसको ला करके बाबा को दिए। बाबा ने कहा, बाबा ने जब उनको गोबर ने कहा अंदर से आदेश दीजिए, आदेश देने के बाद बोले कि प्रकट हो जाओ। तो वहाँ से फिर एक बालक का जन्म होता है 13 साल का। गोबर में रखा था इसलिए उनका नाम पड़ गया गोरखनाथ। हम सब ने जानते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा गोरखनाथ। ऐसे अनेक प्रकार के वैज्ञानिक कारण गोबर और गौ माता के अंदर छुपी हुई है। हिंदू धर्म के बारे में भी और जाते हैं तो कहते हैं कोई बीमार रहता है, बहुत दिन से बीमार है, वो मरता नहीं है ना, लेकिन उनका स्थिति मरने लायक है लेकिन वो मर नहीं पाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कुछ न कुछ इनको धर्म के उसमें कुछ पाप लगा हुआ है। तो गौ माता के पूंछ को धो करके उनको पिलाया जाता है। पूंछ को धो करके पिलाते हैं तो उनको मुक्ति का द्वार उनका खुल जाता है और फिर वो 1-2 दिन के बाद में उनका शरीर शांत हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिक कारण और धर्म संबंधित अनेक प्रकार की गौ माता की कथा है। हम सब जो है गौ माता की महिमा को समझें, पेपर दें, अच्छे से लिखें और गौ पालन के लिए हम स्वयं आगे आकर के भविष्य में गौ पालन करेंगे, ऐसा कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज के इस गौ विज्ञान परीक्षा में उपस्थित सम्माननीय चंद्रा सर, परम आदरणीय मुरारीलाल अग्रवाल जी, संस्था के प्राचार्य महोदय, प्यारे बच्चे, अभिभावक, गौ विज्ञान परीक्षा का जो आयोजन है बहुत दूरगामी परिणाम को सोचकर इस पूरे प्रदेश में इस चीज़ को लागू किया जा रहा है। हम सब उसके सहभागी हैं। गर्व महसूस होता है कि हम उसके हिस्सा बनने जा रहे हैं और आने वाला जो पीढ़ी है, हमारी जो संतति है, उसको हम किस तरीके से क्या शिक्षा दे रहे हैं, गाय के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में कितना हमारे बच्चे जानते हैं। इन सब को सोच समझकर ये जो परीक्षा का आयोजन किया गया है, आप सभी बच्चे तक ये बात पहुँचे, बच्चे लोग भी जाने, हमारी पीढ़ी भी जाने, आने वाली पीढ़ी भी जाने कि गौ संरक्षण से हमको क्या क्या लाभ हो सकता है और क्या लाभ हुआ है और उससे विमुख होकर हमको क्या हानि हो रही है। इन सब चीज़ों को विचार करके इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, बहुत सारी चीज़ पालते हैं, है ना। सर ने बताया कि जब अंतिम अवस्था में व्यक्ति होता है तो गाय के पूंछ को उसको पकड़ने के लिए कहा जाता है या उसको छुआया जाता है ताकि वो वैकुंठ को प्राप्त करे, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इतनी पवित्र चीज जिसके पूंछ को छूने से आदमी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है ना। और वहीं देखिए कुत्ते बिल्ली, उसका एक बाल भी अगर आपके शरीर के अंदर चला गया तो जहर के समान है। पुराने लोग बताते होंगे कि अगर बिल्ली का एक बाल भी आपके शरीर के अंदर चला गया, आपको सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों को रख कर और ऐसे लाभकारी चीज़ों को छोड़कर हम जो है जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वो भयावह है। तो मेरा कहना यह है कि हम सीखें, हम पालन करें गौ का, और गौ पालन करने से जो भी हमको उसमें वैज्ञानिक कारण है, सर ने बताया है, वैज्ञानिक कारण बहुत सारे चीज़ें हैं। हिंदू धर्म का आप कोई भी पृष्ठ उठाकर देख लो, आप हर चीज़ में आपको एक वैज्ञानिक कारण जरूर दिखेगी। प्राचीन लोगों में एलर्जी की बीमारी नहीं होती थी, घर के गोबर
लिपा करते थे, दीवालों में गोबर लिपा करते थे, आए दिन पूजा पाठ करते थे, गोबर लीप कर वहाँ बैठा करते थे। एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होती। आज एलर्जी की सबसे अधिक प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। घर से बाहर निकल रहे हैं, धूल थोड़ा सा सहन नहीं हो रहा है, डस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खाने पीने से एलर्जी हो जा रही है, सब्जी भाजी से एलर्जी हो जा रही है। क्या है ये जो हम लोग ये जो गौ सेवा से विमुख हो रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। आप प्रति दिवस अगर गाय के पीठ में अपना हाथ फेरिए, उसके चेहरे पे हाथ फेरिए, गर्दन पे हाथ फेरिए। पहले क्या था, सुबह उठ के सीधा गाय को चारा देने जाते थे, गाय को चारा देते थे, उसके बाद बाकी काम करते थे। पहले गाय को चारा देने का काम करते थे, गाय को बांधते थे तो हाथ लगता था गाय के ऊपर, तो बहुत सारे बीमारियां उसी से दूर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको अपनाना चाहिए। मैं आज भी प्रति दिवस मेरे घर के गेट में मैं सो के उठता हूँ तो गाय खड़ी रहती है, जो भी चीज़ रहता है मैं देता हूँ और एक बार जरूर हाथ फेर देता हूँ। तो हमको गौ सेवा से जुड़ने की आवश्यकता है और हमारे परिवार को भी उससे जोड़ने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के इस क्रांतिकारी विचार शासन स्तर पर जो आया है हम सबके बीच में, निश्चित रूप से स्वागतेय है। और इस आयोजन का हमको निष्ठापूर्वक पालन करते हुए और इसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो हमारी और वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको प्राप्त हो रहा है, यह भी हमारी संस्कृति के लिए भी, हमारे भारतवर्ष के लिए भी बड़े सौभाग्य का विषय है। क्योंकि निश्चित रूप से गौ माता जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे से या तो आधुनिकता के कारण से या एक षड्यंत्र पूर्वक हम अलग होते जा रहे हैं। एक भ्रम की स्थिति नहीं है, हमको एक षड्यंत्र पूर्वक हमको उस महत्वपूर्ण विषय से अलग किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा घातक है और सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर भी बड़ा घातक है। और गौ माता के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए, गौ माता को संरक्षित करने के लिए, गौ माता को समाज में यथा उपयोगी स्थान दिलवाने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं। अनेक लोगों ने, अनेक संतों ने उसके लिए उत्सर्ग भी किया है अपना। यह आंदोलन कोई आज नया नहीं है, यह बड़े लंबे समय से यह आंदोलन इस देश में होते रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो स्थान गौ माता को इस देश में मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिल पाया है। तो ये गौ विज्ञान परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है जिसका उद्देश्य गायों के महत्व और विज्ञान को बढ़ावा देना है, ऐसा ये विषय है। तो आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर मंचस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी वेदांत आर्य जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित जिला प्रचारक भैया कमलेश चंद्रा जी, इस विद्यालय के प्राचार्य संतोष पाढ़ी जी और बीआरसी महोदय जगन्नाथ पाढ़ी जी, इस विद्यालय के सभी आचार्य बंधु, अन्य विद्यालय से भी आचार्य बंधु आए हैं तो उनका भी स्वागत है। इस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित और विकासखंड स्तर की परीक्षा
में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने के पश्चात जिला स्तर में जो सम्मिलित हो रहे हैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत साधुवाद है। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्रतियोगी परीक्षा के एक प्रतिभागी के रूप में, एक सहयोगकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यह परीक्षा जो है विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। विकास खंड स्तर की परीक्षा हो चुकी है और उससे में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने सफल विद्यार्थी हैं वह जिला स्तर की परीक्षा में अभी सम्मिलित हो रहे हैं और इसके विषय में प्रकाश डाल चुके हैं। और जो यहाँ से परीक्षाएं पास करके जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, उनको राज्य स्तरीय परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा और आपका सम्मान भी किया जाएगा और आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सम्मान और पुरस्कार एक विषय अलग है। मेरे को प्रसन्नता ये है कि आपको गौ माता को, उसका इतिहास को, धार्मिक और मानवीय उपयोग को समझने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से इस उम्र में यदि आप इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं तो भविष्य के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता को उनका उचित स्थान इस देश में प्राप्त हो, उसके लिए एक बहुत सहयोगी वातावरण बनेगा। तो एक संकल्प है जो मैं आपके सामने एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप सबको एक स्वर से ओम के उच्चारण के साथ में इस संकल्प को निर्वहन करने का, ये जो बिंदु हैं इनको निर्वहन अपने जीवन में आप आत्मसात करेंगे और इस हेतु आप समग्र प्रयास करेंगे। ऐसा ओम के उच्चारण के साथ में उसको प्रतिपादित करना है। तो मैं उसका उच्चारण, ये नोटेड है सब, मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु है, आइए अपने और कुटुंबजनों के निरोगी एवं सुरक्षित भविष्य के लिए हम संकल्प करें। इससे पहला है, घर में गौ पालन करेंगे। संभव न होने पर किसी गौशाला में एक गाय को गोद लेकर उसका पालन करेंगे निष्ठा के साथ में। दूसरा है, सदैव देसी गाय के दूध, दही और घी का सेवन करेंगे। देसी गाय के, ध्यान रखिए इसमें। अभी सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है इस देश में वही चल रहा है। अपने देसी नस्ल की गायों को धीरे धीरे, मतलब एक सपनों की दुनिया हो गई, वो धीरे धीरे उनकी नस्लें कम हो रही हैं, उसको पालना नहीं चाह रहा है। और आयातित जो नस्ल है उसको अपन घर घर में और गौशालाओं में उसको पालना कर रहे हैं और उसी से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसको अपन उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण से हम बीमार हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। तो सदैव देसी गाय के दूध, दही और घी का सेवन करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तीसरा बिंदु है, बीमारी फैलाने वाले जर्सी, देखिए वही विषय आ गया, बीमारी फैलाने वाले जर्सी, HF और भैंस का उपयोग नहीं करेंगे। उसको एक साथ नहीं होगा तो सहने सहना उसको दूर करेंगे अपने से और अपने सामाजिक स्तर से। वृद्ध, अशक्त, अनुपयोगी गौवंश को कसाई को नहीं बेचेंगे। यह सब जो चल रहा है यह एक षड्यंत्र के चहल चल रहा है, क्योंकि उसका उपयोग इस भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गया, उससे अर्थार्जन करने लग गए बड़ी मात्रा में। तो इसलिए स्वस्थ गौ वंश को भी हम कसाई खाने को भेज देते हैं, चाहे वह अज्ञानता से भेजते हैं और चाहे जानबूझकर भेजते हैं। तो ऐसे वृद्ध, अशक्त, अनुपयोगी गौवंश को कसाई को नहीं बेचेंगे। अनुपयोगी लिखा हुआ है इसमें, मैं इसमें संशोधित करके कर रहा हूँ कि उपयोगी जानवर को भी कसाई खाने को नहीं देना चाहिए। अनुपयोगी तो नहीं, उपयोगी भी चल जाता है, तो अनुपयोगी को भी हमको पालना करना चाहिए। और उपयोगी का तो हम अपने कृषि, जो जैसे दूध और दही जिससे प्राप्त नहीं हो रहा है उसको हम कृषि क्षेत्र के लिए उपयोग कर सकते हैं। करने का अभ्यास आना चाहिए और सरकार को भी इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि गौवंश आधारित कृषि मानव जीवन के लिए
बहुत ही लाभदायक है। डेयरी संचालकों को देसी गौवंश का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रात को सड़क पर गौ माताएं विचरण करती हैं और दुर्घटना का शिकार होती हैं, तो रात को सड़क पर गौ माता और गौवंश को न तो छोड़ेंगे और न ही दूसरों को छोड़ने देंगे। अपनी अपनी गौ माताओं का संभाल करें, वो उनका पालना करें और अपने घर में रखें, ऐसा हर परिचित लोगों से हमको आग्रह करना चाहिए। अपने घर में अधिकाधिक पंचगव्य उत्पादों का उपयोग करेंगे। गौवंश गौ माता से हमको खाली दूध नहीं मिलता है, दूध और दूध से दही, घी, और गौ माता का जो एक गौ माता ही है जिसका गोबर और मूत्र का उपयोग हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी है और हमारे धार्मिक विधि विधान और कार्य के लिए भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पंचगव्य वो चरणामृत के रूप में पूजा के बाद में भगवान को अर्पण करने के बाद में अपन पूजा चरणामृत के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो उसके पीछे की भी बड़ी चर्चाएं हैं और उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है मानव जीवन के लिए, तो वो भी हमसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। स्वयं गौ आधारित खेती करेंगे। जब गौ आधारित खेती करेंगे तो निश्चित रूप से गौ का उपयोग खेती में होगा, तो कसाई खाने की ओर गौ जाना बंद हो जाएगा और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। 9वां, घर में शाक वाटिका का निर्माण करेंगे। घर को स्वस्थ रखने के लिए, घर के व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तो घर स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे, तो उसके लिए शाक वाटिका का निर्माण करेंगे। और शाक वाटिका में या अपनी खेती में पेप्टिसाइड और जहरीले खाद का उपयोग नहीं करेंगे, ये भी संकल्प है। तब हम गौ हमारे जीवन में अधिकाधिक उपयोगी साबित होगी, क्योंकि गौ गोबर खाद जो है वह सबसे श्रेष्ठ और स्वास्थ्यवर्धक खाद के रूप में है। हमने उसका उपयोग बंद कर दिया, इसलिए धीरे 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 उसका प्रभाव तत्काल नहीं मिलता है। लेकिन हम जो केमिकल खाद का उपयोग कर रहे हैं, यह भी एक षड्यंत्र है, और इसके निरंतर उपयोग से हमारी भूमि की, जिसको हम पूजा के रूप में, माता के रूप में मानते हैं हमारी भूमि को, उस भूमि की उर्वरा शक्ति भी हम नष्ट कर रहे हैं। तो उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और लोगों को कृषि, अपनी जो भारतीय पद्धति से जो खेती है उसको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गायों को चारागाह में ना तो स्वयं कब्जा करेंगे गाय को चारागाह में, और ना ही दूसरों को करने देंगे। गायों के लिए भी पहले और वर्तमान में भी, पहले बहुत ज़्यादा था, अभी वर्तमान में भी है, गायों के लिए भूमि आरक्षित की जाती है, जहाँ गौवंश वहाँ पर चारा के रूप में भोजन प्राप्त करता है, विचरण करता है। लेकिन स्वार्थी तत्वों के द्वारा, समाज में जो स्वार्थी तत्व है उनके द्वारा उन ज़मीनों पर भी कब्जा कर लिया जाता है, जिसके कारण से गौवंश को विचरण करने के लिए या चारा प्राप्त करने के लिए ज़मीन प्राप्त नहीं रहती है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण जो एक एक्टिविटीज़ है समाज के अंदर, उसको हम रोकेंगे समझाइश करके। हमको समझाइश करना है, प्रेरित करना है। गौवंश का भोजन पैरा में ना तो आग लगाएंगे और ना दूसरों को लगाने देंगे। ये ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। गौ माता के गोबर खाद का और गौमूत्र से उत्पादित अनाज का, सब्जी का ही उपयोग करेंगे। रासायनिक खाद, जहरीले पेप्टिसाइड का, अनाज का उपयोग बहिष्कार करेंगे। ये विषय आ ही चुका है। तो ये सब चीज़ें आपके संस्कार में आनी चाहिए, आपके स्वभाव में आनी चाहिए, और आपको निष्ठावान बनना पड़ेगा। जब तक आप हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से औपचारिकता मात्र रह जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप परीक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आने वाले विषय को आत्मसात करेंगे और इसकी उपयोगिता को अपने जीवन में धारण करेंगे,
तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में आप भारतवर्ष के नागरिक बनेंगे। और निश्चित रूप से गौ माता के संरक्षण से ही भारत का भविष्य है। और ये तो शासन स्तर पर एक प्रयास है, जो समाज में जो साधु संत हैं और गौपालक विभिन्न प्रकार से हैं, उनके द्वारा अभी एक प्रयास और किया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार भी चल रहा है विभिन्न व्हाट्सएप में। गौ माता को लेकर अप्रैल माह में एक निश्चित तारीख में सभी विकासखंड स्तर पर शासन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। सभी विकासखंड स्तर, पूरे भारतवर्ष में सभी विकासखंड स्तर पर एक मांग पत्र सौंपा जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौ माता का पूर्णतः संरक्षण किया जाए। और उसमें अन्य और भी मांगे हैं, लेकिन ये वृहद स्तर पर शांतिपूर्ण आग्रह सरकार से किया जाएगा। तो इसमें भी हमको यथायोग्य अपना सहयोग देना है। आप सभी इस परीक्षा में सफल हों और आगे इस महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने में सफल हों। ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गौ विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई है। ये मैं शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विषय के साथ साथ जिस विषय को जोड़ा गया है, जिससे पाठ्यक्रम को ज्ञान होती है, क्योंकि अन्य क्षेत्र के विषय में जो शासन ने विषय जो प्रकल्प चलाया है, बहुत अच्छा विषय है कि हमको अन्य विषय के साथ अन्य विषय की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस निमित्त आज हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय मुरारीलाल जी अग्रवाल, जिला संचालक इस विद्यालय के संरक्षक, सम्माननीय कमलेश चंद्रा जी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीआरसी, एवं उपस्थित इस सभा कक्ष में समस्त अभिभावक गण, आचार्य बंधु भगिनी, समस्त विकासखंड से आए विद्यार्थी। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आप लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप लोग कि विकासखंड स्तर पर परीक्षा होने के बावजूद आज जिला स्तरीय परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं। ये आप लोग को बहुत सौभाग्य है। हर कोई व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। आप लोगों में क्वालिटी है, जो मेहनत किया है, इसलिए आज जिला स्तर पर पहुँचे हैं। और ऐसा प्रयास करना है कि हम राष्ट्रीय स्तर में हम जाएं, और ये आपका मेहनत दिखाएगा। जो आपने प्रयास किया है, तो आप आज परीक्षा में सम्मिलित होंगे, तो ऐसा लक्ष्य लेकर चलें कि हम राष्ट्रीय स्तर तक हम पहुँचें वहाँ तक। क्योंकि यदि कोई लक्ष्य को लेता है तो मुकाम को हासिल प्राप्त कर सकता है। बिना लक्ष्य के कोई भी स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी भी यदि काम को करते हैं, विद्यार्थी होता है, अभी इसके बाद 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी होने वाली है, आयोजित होने वाली है, 20-21 से प्रारंभ हो रहा है। यदि किसी विद्यार्थी ने लक्ष्य को प्राप्त करके यदि तैयार हो, लक्ष्य को प्राप्त चुन लिया है कि मेरे को शिक्षा मंडल में टॉप 10 में सूची प्राप्त करना है, तो प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार आपने यदि विषय में जिला स्तर परीक्षा में यदि आपने लक्ष्य को चुन लिया है कि मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर हमको चयन करना है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, जिससे कम से कम जिला में, जसपुर जिला में हमारा नाम होगा। विकासखंड जिला स्तर पर, राज्य स्तर में इसका नाम शासन के ऊपर पहुंचेगा। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य से कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आप परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, उस उद्देश्य को अच्छा से मेहनत करके आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और मंचस्थ अतिथियों के द्वारा अपना अमूल्य समय प्रदान किया है, समस्त अभिभावकों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। मैं सभी को संस्था प्रमुख की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। अंत में
हम सब एक नारा लगाएंगे। मैं गौ रक्षा कहूँगा तो आप राष्ट्र रक्षा कहेंगे जोर से। गौ रक्षा, गौ रक्षा, गौ रक्षा। सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे क्रमशः अपने परीक्षा कक्ष में जाएंगे। दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा में दो बच्चे एक्स्ट्रा, उनको नया नंबर अलॉट कर दीजिए। अभिभावक परीक्षा के दौरान घूमेंगे फिरेंगे नहीं, या तो बाहर जाएंगे या इस हॉल में विश्राम करें। बी ग्रेड हाई स्कूल जाएं। कॉलेज वाले भी 2 ही जन हैं, चले जाएं।